से ही अपना गुरुत्वाकर्षण का जो पड़ा है, गुरुत्वाकर्षण वाला जो पड़ा है उसमें न्यूटन का नियम आता था अपने पास, बस वो का वही चलना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य, स्थिर आवेशों के मध्य, ये चीज खास तौर से ध्यान रखना कि दो स्थिर आवेशों के मध्य आपस में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आपस में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या? अब क्लियर है क्या? एक बार मैसेज करना भाई। रिजवान बानो क्लियर नहीं है अभी भी? अब क्लियर है? चलो अब क्लियर है तो चलते हैं अपने पास। देखो सबसे पहले नियम यह है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य आपस में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य अब वीडियो ज्यादा क्लियर है ना भाई पहले से? अच्छा नहीं नहीं नीचे ना, चलो भाई। हाँ जी भाई, अब अपन चल रहे हैं। अब तो बानो जो है ना एक बार नेटवर्क से कनेक्ट करें, अगर नेटवर्क कमजोर है ना तो भी वीडियो तो ऑडियो में दिक्कत आती है, ये वीडियो क्लियर नहीं आता है, अगर नहीं चलता है तो थोड़ा सा एक बार नेटवर्क में देख लें कि क्लियर नहीं है, अपनी जगह बदल ले, रूम वगैरह बदल लेना तो देख लेना। चलो देखिए, तो इस नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य, स्थिर आवेशों के मध्य आपस में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, अकॉर्डिंग टू लाइन, अलोंग विथ लाइन। बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अब अपने पास कैसे होती है अनुदिश, ये सबसे पहले देखो अभी अपन चलते हैं और ये सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से आ जाओ, F is proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये लिखेंगे, और F बराबर आता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो ये जो है ना ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है और ये भी लिखा जाता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर के बराबर क्या है 9 गुणा 10⁻9 मात्रा के इसका मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर, एक का मात्रा है और के इसके बराबर माना है हमने 1/4 पाई, पाई तो सब जानते हो, एप्सिलॉन 0 ये ऐसे बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन जो होती है उसके नीचे 0 लगा दिया, इसका मतलब निर्वात के लिए है। और एप्सिलॉन क्या होती है, इसको कहते हैं विद्युतशीलता या विद्युतीय पारगम्यता, विद्युतशीलता या विद्युतीय पारगम्यता कहा जाता है। विद्युतशीलता या विद्युतीय पारगम्यता की क्या परिभाषा होती है इसी चैप्टर में मैं आगे क्लियर कराऊंगा। अभी अपन यहाँ से चलते हैं, तो ये है एप्सिलॉन 0 और यहाँ से आ जाओ जहाँ पर एक दो चीज बताता हूँ, जहाँ पर एप्सिलॉन 0 को कहते हैं निर्वात की
विद्युतशीलता या विद्युतीय पारगम्यता, विद्युतीय पारगम्यता कहा जाता है। और इसका जो वैल्यू होता है भाई वो है 8.85 10⁻⁻12। मात्रक इसका बदल जाएगा, मात्रक हो जाएगा इसका कूलम्ब का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो मात्रक हो जाएगा इसका कूलम्ब का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। विन्यास सूत्र अगर तुमको लिखना है इसका तो यहाँ से लिखो, कूलम्ब का विन्यास सूत्र बोलो एम्पियर सेकंड / T1 का होल स्क्वायर अपॉन न्यूटन का N1 T-2 मीटर स्क्वायर का L2। इनको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा N-1 L-3 T4 and K2। ये इसका विन्यास सूत्र हो जाएगा अपने पास, तो N-1 L-3 T4 and L2। एक चीज और चलते हैं अपन इसमें, अगर कूलम्ब के नियम को तुम सदिश रूप में लिखते हो तो ऐसे लिखा जाएगा भाई, सदिश रूप में F is equal to K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R के, ये है कंडीशन Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। इस ग्रेटर देन 0 का मतलब है, ब्रैकेट में क्या लिखा है, कौन से इस ब्रैकेट की बात कर रहा है क्या भाई तुम, ये है भाई N-1 L-3 T4 and A2 लिखा हुआ है इसमें। ऊपर ये विद्युतीय पारगम्यता हिंदी में जो लिखा हुआ है वो विद्युतीय पारगम्यता या विद्युतशीलता लिखा हुआ है, ठीक है। आगे अपन चलते हैं, ये मैंने इसमें लिखा है Q1 Q2 is greater than 0। इसका मतलब या तो दोनों आवेश धनावेश है, क्यों, प्लस प्लस को गुना करोगे आंसर प्लस में आएगा तो 0 से ज्यादा हो गया, या फिर दोनों आवेश ऋणावेश, माइनस माइनस को गुना करोगे तो भी आंसर प्लस में आएगा। तो अपन ये कह सकते हैं ये सजातीय आवेशों के लिए है। कौन से आवेशों के लिए है, सजातीय आवेशों के लिए। तो सजातीय आवेशों के लिए आंसर प्लस में आएगा यदि Q1 Q2 is less than 0 हो, Q1 Q2 का मान 0 से कम हो। इसका मतलब एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तो ये विजातीय आवेश होते हैं, ये विजातीय आवेश होते हैं। अब इसमें लिखा जाएगा F वेक्टर is equal to minus K Q1 Q2 upon R square and R K। एक चीज और बता देता हूँ मैं, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है और सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। विजातीय आवेशों में आकर्षण की प्रकृति होती है और सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण की प्रकृति होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रतिकर्षण के लिए चिन्ह प्लस में आ जाएगा और आकर्षण के लिए चिन्ह किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल जो यूनिट में पढ़ा है उसमें माइनस में Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर आता है, देख लेना उसमें नेगेटिव ही आता है, क्यों वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे अपन चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स में है, कोई अलग होगा तो मैं बोल दूंगा। एक चीज और चलते हैं, देखो मैंने ये बोला था कि बल की दिशा किधर होती है, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है ना। तो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कैसे होती है, यहाँ से करते हैं, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। अब एक बार देखना, ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इसके द्वारा इस पर प्रतिकर्षण बल लगाया जाएगा, वो इस साइड में लगाया जाएगा। ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसका प्रतिकर्षण बल इधर हो जाएगा। ऐसे ही ये माइनस है
ये माइनस है, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो ये इधर करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो ये इसका प्रतिकर्षण इधर बढ़ जाएगा। उसके बाद में कर सकते हैं ये प्लस है ये माइनस है, तो अब आ जाओ यहाँ से, ये प्लस जो है इसको आकर्षित करेगा इधर खींचेगा, ये माइनस इसको इधर खींचेगा तो ये इधर आ जाएगा। तो जब भी अगर बाहर की तरफ एरो के निशान आ जाए, बाहर की तरफ तीर के निशान आ जाए, इसका मतलब सजातीय आवेश है, उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, और अगर अंदर की तरफ एरो आ रहे हैं इसका मतलब आकर्षण बल कार्य कर रहा है। ठीक है, और वो बोला था ना मैंने कि इनको मिलाने वाली रेखा की अनुदिश होती है, कि बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो ये बल की दिशा देख लो, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। क्लियर है भाई? इसी में एक टॉपिक और है गुलामी में, वो है भाई इकाई आवेश, यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज किसको कहते हैं? तो देखो M is equal to K Q1 Q2 upon R square। यदि Q1 is equal to Q2 is equal to Q मान लें, R equal to 1 मीटर मान लो, तो उसके आधार पर F का वैल्यू कितना आ जाएगा? हाँ, और F का मान भी ये मान लो, ये इसका वैल्यू एक काम के लिए F का वैल्यू भी मान लो 9 गुना 10 का घात 9 न्यूटन। Q1 और Q2 बराबर मान लिए, ये क्यों हो गया? R बराबर 1 मीटर मान लिया, बल का मान 9 गुना 10 का घात 9 न्यूटन, इसके बराबर माना है मैंने। ये इसमें रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 9 गुना 10 का घात 9, 9 गुना 10 का घात 9, क्यों 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, एंड q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ से इसकी परिभाषा दी जाती है, देखो यदि दो समान परिमाण के आवेश, यदि दो समान परिमाण के आवेश जिनकी प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हो, जिनकी प्रकृति एक दो समान परिमाण के आवेश जिनका परिमाण बराबर हो, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हों और उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना हो? 9 गुना 10 का घात 9 न्यूटन के बराबर हो, तो प्रत्येक आवेश का परिमाण इकाई के बराबर होता है, इसको इकाई आवेश कहा जाता है। तो यूनिट चार्ज की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, और बता देता हूँ, दो समान परिमाण के आवेश निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, उनके मध्य आपस में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल 9 गुना 10 का घात 9 न्यूटन हो, तो प्रत्येक आवेश का परिमाण इकाई के बराबर होता है। चलो जी, नेक्स्ट अपन देखेंगे। अब एक दो मेरे लिए कराता हूँ। सबसे पहले एक एग्जांपल लगे, जैसे ये अपने पास Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ठीक है, इनके बीच की दूरी जो है वो R है। अब क्वेश्चन ये है कि इनके मध्य किसी तीसरे आवेश Q3 को कहाँ रखा जाए, इनके मध्य किसी तीसरे आवेश Q3 को कहाँ रखा जाए कि उस पर लगने वाला कुल बल या परिणामी बल किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। मान लो कि ये तीसरे आवेश को यहाँ रख दिया आपने, तो ये दूरी x हो गई, ये r - x हो गई,
इसके कारण इस पर जो बल लगता है वो F1 मान लो, इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है वो F2 मान लो। अब ये कह रहे हैं कि परिणामी बल 0 होना चाहिए, तो F net इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। तो अब अगर चल रहे हैं F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस में F2 वेक्टर, मतलब दोनों बल परिमाण में बराबर होने चाहिए और दिशा क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। दोनों बल परिमाण में बराबर होने चाहिए और दिशा विपरीत होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल बताओ क्या आएगा, के Q1 Q3 अपॉन x स्क्वायर हो गया। देखो भाई अब माइनस प्लस कुछ नहीं लिख रहा हूँ, परिमाण के रूप में लिखता हूँ। जब भी फिजिक्स में अपने यहाँ अगर किसी सदिश राशि को बिना सदिश के लिखा जा रहा है, किसी सदिश राशि को बिना सदिश के लिखा जा रहा है, इसका मतलब उसका अध्ययन उस समय परिमाण के रूप में किया जा रहा है। परिमाण का मतलब होता है मोड ले लेना, मैग्नीट्यूड फाइंड करना। मोड लेते ही माइनस वाली राशियां भी प्लस में हो जाती है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए जैसे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये प्लस में 4 माइक्रोकूलम है, ये माइनस में 6 माइक्रोकूलम है। अब क्वेश्चन आ गया कि इनके मध्य का लगने वाला बल क्या करो। मैं इसको ऐसे सोल्व करा देता हूं कि ये का मान लिया 9 इसका मान 4 माइक्रोकूलम, ये माइनस में 6। इसको मैं माइनस में लिखता ही नहीं हूं, अपॉन मान लो कि 2 सेंटीमीटर है और प्लस कर माइनस में लिख के नहीं लिख के इसको मैं प्लस में लिख देता हूं। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर नहीं माइनस लिखा ही नहीं। तो यहां से जान कर F पर वेक्टर नहीं लगाया, F पर वेक्टर नहीं लगाया, तो सीधी सी बात है कि परिमाण के रूप में लिखा है। परिमाण के रूप में लिखा है तो ये जो माइनस था ये मोड लेते ही प्लस में कन्वर्ट हो चुका है। ये माइनस जो था वो मोड लेते ही प्लस में कन्वर्ट हो चुका है। ये है चीज, तो ये कंफ्यूजन भी खत्म कर दिया है। आगे बढ़ चल रहे हैं, यहां से क्या लिखोगे बताओ कि इन दोनों के बीच में लगने वाला है ये Q2 Q3 r माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, एक खत्म Q3 से Q3 खत्म। अब ये बचा Q1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। इनका रूट ले लें, रूट हो गए तो ये आ गया रूट में Q1 अपॉन x इज इक्वल टू रूट में Q2 अपॉन r माइनस x। ठीक है, अगर इनको क्रॉस प्रोडक्ट करें, गुणन करें, तो ये आ जाएगा रूट में Q1 r माइनस x रूट में Q2 इंटू x होल इनटू रूट में Q1 इंटू r माइनस रूट में Q1 इंटू x हो जाएगा। ठीक है, और आया उस साइड में जाना से देखो देखो इज इक्वल टू आएगा रूट में Q2 इंटू x हो जाएगा। इसको इधर ले जाके सॉल्व करेंगे तो रूट में Q1 r ये आ जाएगा x को ले लेंगे रूट में Q1 प्लस रूट में Q2 और आंसर आ गया इसका रूट में Q1 r अपॉन रूट में Q1 प्लस रूट में Q2। ये लो जी Q1 और Q2 के बदले में आंसर है। दूरी कहां से है, पहले वाले आवेश से है, तो यहाँ Q1 आ गया। अब अगर कोई कहे कि दूसरे वाले आवेश से दूरी हो तो फिर यहाँ Q2 लिख देना, बस इतना साफ चेंज करना है। पहले वाले आवेश से है तो यहाँ पर Q1 आ गया, दूसरे वाले आवेश से है तो यहाँ पर Q2 आ जाता है। ठीक है, एक चीज और चलते हैं अपन, जैसे अब ये ले लेता हूँ, मान लो कि प्लस में 16 इलेक्ट्रॉन है, प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये कह रहे हैं कि इन बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर, कितनी दूरी है इनके बीच की, 9 सेंटीमीटर। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत बल शून्य हो जाएगा। मान लो कि यहाँ हो गया और यहाँ पर आवेश शून्य स्थिति है,
ये दूरी x मान ली, ये दूरी नो माइनस x मान ली। इससे मतलब ना ये तो सूत्र बीजगणितीय सूत्र है, एक ये अपना सीधा सिंपल तरीका ये अप्लाई करना है इसमें। तो ये f1 बराबर f2, तो इन दोनों के बीच का बल क्या हो जाएगा, तो के q बेस 16 इलेक्ट्रॉन बटे x का स्क्वायर, फिर इन दोनों के बीच का बल ये हो गया के q बेस 4 इलेक्ट्रॉन बटे 9 माइनस x का होल स्क्वायर। ये इससे खत्म, ये यहाँ से, ये यहाँ से और 4 यहाँ से खत्म, तो 4 बटे x का स्क्वायर बराबर 1 बटे 9 माइनस x का होल स्क्वायर। अब रूट लगे इसका, रूट लोगे तो 2 बटे x बराबर 1 बटे 9 माइनस x हो गया। 18 माइनस 2x बराबर x, इसको इधर लेना, 18 बराबर 3x हो जाएगा और x बराबर 6 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर परिणामी बल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाता है। अब एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी है, इसका मतलब छोटे आवेश के पास में आ गया कि नहीं आ गया, तो दो आवेशों के मध्य परिणामी बल कहाँ पर 0 होता है, छोटा आवेश के पास में होता है, बड़े आवेश से दूर होता है बिंदु, मतलब वो बिंदु जहाँ पर परिणामी बल 0 होगा वो छोटे आवेश के पास में रहेगा और बड़े आवेश से दूर सरक जाएगा। अब चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो जी बेटा, अरे बानो अब तो क्लियर आ रहा है नेटवर्क में। हाँ जी, आगे अपन चलते हैं, एक दो सवाल बताता हूँ मैं, एक एग्जांपल और क्लियर करा देता हूँ। जैसे ये है मेरे पास, ये मान लो ये प्लस में क्यों है, ये भी प्लस में क्यों है और ये भी प्लस में क्यों है, ठीक है। इसके केंद्रक पर ये संभव त्रिभुज है ना, ये 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर और ये भी 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है इसके केंद्रक पर, केंद्रक का मतलब समझते हो, माध्यिकाओं का संगामी बिंदु केंद्रक कहलाता है, माध्यिकाओं का संगामी बिंदु केंद्रक कहलाता है। तो केंद्रक पर यदि कोई आवेश रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो आ जाओ तो इसका ये देखो, ये माध्यिका हो गया, क्लियर है मामला, ये माध्यिका हो गई, ये माध्यिकाओं का संगामी बिंदु केंद्रक हो गया। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर कोई आवेश रख लेते हैं, मान लो कि आवेश हो गया q बेस, ठीक है। एक बार के लिए सारे जन आवेश मान लो, तो सबसे पहले ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा ऊपर करेगा, तो ये इसका प्रतिकर्षण बन गया, ये मान लो F1 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ये r हो गई, ये भी r हो जाएगी, ये भी r हो जाएगी। संभव त्रिभुज में यही प्रॉपर्टी होती है कि केंद्रक से सभी शीर्षों की दूरियां बराबर होती है, केंद्रक से सभी शीर्षों की दूरियां एग्जैक्टली बराबर होती है। अब आ जाओ, ये भी इस पर बल लगाया, ये बल भी सेम ही आएगा, क्यों, देखो आवेशों के परिमाण समान, दूरी समान, तो ये भी सेम ही आ गया अपने पास, ये भी F1 हो गया, ये भी F1 हो गया। अब आ जाओ, वो भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये भी इधर आ जाएगा,
ये बल भी F नॉट हो जाएगा। अब तुम्हारे में से कौन बता सकता है कि परिणामी बल कितना होगा? अगर 11 में पढ़ा हुआ है तुम्हारे में से, देखिए इसका आंसर बताओ भाई, परिणामी बल कितना हो सकता है? कितना होगा भाई चंचल? ये आयुष कितना होना चाहिए परिणामी बल? अरे 0 होता है भाई, केंद्रक पर परिणामी बल कितना हो जाएगा? 0। हाँ भाई रूप सिंह सही है तेरा आंसर बेटा। देखो जी भाई कैसे 0 होता है बता देता हूँ एक बार के लिए। थोड़ी सी रचना कर लिया अपन, रचना ये कर लिया हमने, ये x अक्ष बना दिया, y अक्ष को बना हुआ है ही अपने पास। यहाँ से ये कोण 30 डिग्री का हो जाएगा, तो ये कोण भी 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि कोण का भी अंतर हो जाएगा। अब अपन चले, उन लोगों ने 11th में ये तो याद होगा ही है, याद है कि वो मान जाते हैं। जैसे कोई ये सदिश है, ये कोण बनता है थीटा, तो इसका इस दिशा में घटक कोस में होता है। अगर नहीं भी याद है तो जिस भुजा पर कोण बनता है वो घटक किसमें होता है? कोस में। तो ये कोस थीटा हो जाएगा। इसके लंबवत जो घटक होता है वो a sin थीटा होता है। इसके लंबवत जो घटक होगा वो कितना हो जाएगा? a sin थीटा हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो देखो इसमें ऐसे भी ध्यान रखना, अब जैसे मान लो कि ये कोण थीटा है, ये घटक होगा कोस में, a cos थीटा, और ये घटक आएगा a sin थीटा। ये तो अपने पास एक में पढ़ रखा होगा, नहीं भी याद है मैं बता देता हूँ। जिस पर कोण बनता है वो कोस में ले लेना, कोस वाले घटक के लंबवत जो होता है वो साइन वाला घटक होता है, इसको क्षैतिज घटक कहते हैं, उसको ऊर्ध्व घटक कहा जाता है। तो अब आ जाओ इस बल का यहाँ पर घटक बनाओ, तो F1 cos 30 आ गया। अब इसका यहाँ पर बनाओगे इसके लंबवत यहाँ जाएगा, ये घटक हो गया F1 sin 30, ये sin 30 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ ये भी F1 है, इसका भी घटक वैसा का वैसा ही बनेगा, ये कोण 30 डिग्री, ये घटक आ गया F1 cos 30 हो गया। फिर इसका यहाँ बनाओगे यही प्लस कर दो F1 sin 30, मेरे हिसाब से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ये x दिशा है, ये y दिशा है, तो x दिशा में कुल बल Fx बराबर, देखो इसके डायरेक्शन इधर, इसके डायरेक्शन इधर, तो क्या हो गए F1 cos 30 माइनस F1 cos 30, ये आंसर 0 बराबर। x दिशा में बल किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। अब y दिशा में आ जाओ, ऊपर दोनों घटक जुड़ जाएंगे, उनमें से ये घटक कट जाएगा क्योंकि वो ऊपर डायरेक्शन ये नीचे है, तो y दिशा के लिए y दिशा में कुल बल Fy बराबर ऊपर हो गया 2F1 sin 30, आ गया होगा समझ में? ये दोनों का कंप्लीट कर दिया। नीचे वाला बोलो माइनस में F1 तो 2F1 sin 30 कर दिया, तो माइनस F1 ये 0, x दिशा में कुल बल 0, y दिशा में कुल बल 0, इसका मतलब है नेट बल भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर होता है। आ गया होगा समझ में? तो ये केंद्रक पर यदि कोई आवेश रखा हुआ है तो नेट बल किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो जी भाई,
आपने लगाना भैया अभी अभी हाँ हाँ जी भाई अपने नेक्स्ट चलते हैं। देखो एक एग्जांपल और है, ये है, ये प्लस में क्यों है, ये प्लस में क्यों है और ये प्लस में क्यों है, ये दूरी 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर और ये भी 9 सेंटीमीटर। अब हम देखो कर रहे हैं ये बी और ये सी हो गया अपने पास। तो सी पर स्थित आवेश पर परिणामी बल कितना होगा, ये क्या करना है, किसी पर जो आवेश है उस पर परिणामी बल का मान कितना होगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो इसका बल ये मान लिया हमने F, ठीक है, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो ये बल मान लिया हमने F2, F बल मान लो इसको, दूरियां समान आवेश समान तो ये बल भी समान हो गए। अब दोनों ही बल समान हो गए, इनके बीच का कोण कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का कोण हो गया भाई अपने पास, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़े रखा है सदिश योग का, उससे अपन इसका वैल्यू निकालेंगे। उससे इसका वैल्यू क्या है, F में इज इक्वल टू समांतर चतुर्भुज का नियम ये होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p q cos अल्फा, जहां पर अल्फा उन दोनों के मध्य बनने वाला कोण होता है। ये आ गया f का स्क्वायर, f का f वापस f में लिख दूं, f का स्क्वायर 2f1 f1 cos 60, चलो लिखो, हालांकि डायरेक्ट याद रखना चाहिए सब, 2f1 का स्क्वायर प्लस 2f1 का स्क्वायर cos 60 का वैल्यू हाफ, ये दो से कैंसिल आउट हो गया, तो √3f1 का स्क्वायर और आंसर आ गया √3f1। अब f1 का वैल्यू निकालना है तो √3 के q अपॉन r 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर को मीटर में जरूर बदल देना, उसके बाद -2 का होल स्क्वायर, तो आंसर आ गया √3 9 into the square 9 into q square upon 81 into the square -4, ये न्यूटन है आंसर है। अब आप इसका आंसर ले लो, उसके बाद में बाकी की क्लास अपन कल लेंगे भाई। हाँ भाई चेतन आंसर सही बताया।